बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान खान गुफ्तार चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं आज 23 मार्च है। 23 मार्च 1940 का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहमियत के हामिल है। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान की संग बुनियाद रखी गई। ये वो दिन है जिस दिन अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के ख्वाब को एक ताबीर मिली, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में। नाज़रीन, 23 मार्च 1940 करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान, जो मिंटो पार्क लाहौर आज जहां पर मीनार पाकिस्तान है, यहाँ पर मुस्लिम लीग का एक जलसा हुआ और जिसमें ये बुनियाद रखी कि एक मुल्क पाकिस्तान की ताबीर या एक मुल्क पाकिस्तान की तामीर करनी है और इस ताबीर और तामीर में तमाम के तमाम मुसलमान उस वक़्त के शरीक थे। नाज़रीन, ये मुल्क तो बन गया तकरीबन 7 साल और 5 महीने के बाद 14 अगस्त 1947 को, लेकिन इस मुल्क के बनने के बाद इसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा थे। 1948 में हमारी कश्मीर के मुहाज पर पहली जंग हुई, जिसमें से कैप्टन सरवर शहीद जो है, जिन्होंने निशान हैदर का एजाज़ भी लिया, और उसके बाद भी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 1965 1971 की वॉर्स भी हमें पता है। लेकिन उस पाकिस्तान बनने के बाद जो है, जिन शोल्डर्स के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर जो है इसकी हिफाजत का जिम्मा आया, उन हिफाजत करने वाले लोगों में से आज हमने उनमें से एक अपने मेहमान को यहाँ पे मदऊ किया है। उनका नाम है एयर कमोडोर, ये एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, खालिद चिश्ती साहब, और इन्होंने एयरफोर्स को एज अ फाइटर फ्लाइट जो है ज्वाइन किया था और पाकिस्तान के लिए इन्होंने 30 साल एयरफोर्स में खिदमत सर अंजाम दी। नाज़रीन, इससे ज़्यादा मैं आपको बताता चलूँ कि इनके तकरीबन 15 ईयर्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर रिसर्च भी हैं। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे नाज़रीन, आज चलते हैं चिश्ती साहब की तरफ और इनसे पूछते हैं कि उन्होंने एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन किया, क्या जज्बा था और क्या वजूहात थी, उनका शौक था या क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये एयरफोर्स में आने का जरा बताएंगे थोड़ा सा। बचपन में जी बहुत छोटे होते हुए, बहुत ही छोटे थे जब तो जंग पता लगी 71 की हुई है। जी जी। और उसमें हिंदुस्तान के जहाज जब सर पे फिर रहे थे, हमें तो नहीं पता था हिंदुस्तान के हैं, तो बाद में पता लगा हिंदुस्तान के जहाज थे वो। जी जी। तो दिल में आई कि हमारे जहाज किधर थे, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा। ऐसे ही वो बाद में पता लगा कि पकड़ लिया था बाद में, लेकिन हमारे सामने नहीं पकड़ा था, वो आगे जाके कहीं गिरा दिया हमको। सही। तो वहाँ से जज्बा हुआ कि अगर ये कोई काम करना है या ज़िंदगी में कुछ बनना है तो ये बनना चाहिए। वहाँ से शौक़ पैदा हुआ और फिर अप्लाई किया। अच्छा सर, ये बताएं कि बहुत कम जो बेल्ट ऑफिसर्स होते हैं वो इस तरफ आते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर ये जो 15 ईयर्स की रिसर्च थी, क्या वजह थी कि आप जो ना इस तरफ आए, और रिसर्च के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को रिसर्च के बाद आपने कैसे पढ़ा। ये 15 भी नहीं जी, तकरीबन 18 साल हो गए हैं। 2003 में जी, 2003 में मैं टर्की गया था वॉर कोर्स करने, जब मैं एयरफोर्स में था। ठीक। तो वहाँ पे मैंने टर्किश लैंग्वेज में कोर्स करना था। सही। इस्तांबुल में तकरीबन मैंने 1 साल ठहरना था, और इस 1 साल में ज़ाहिर है लैंग्वेज उनकी सीखनी पड़ी और लोगों को समझने का बेहतर मौका मिला क्योंकि लैंग्वेज आती थी। तो वहाँ जाके मुझे खुशी हुई कि वो लोग अपने लीडर कमाल अतातुर्क की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन नदामत हुई कि मुझे लगा कि पाकिस्तान में हम कायद-ए-आज़म के साथ वो इंसाफ नहीं करते। उनकी कोई मैं नई नस्ल को ज़रूर हमेशा बताता हूँ जब मैं लेक्चर देता हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। सही। कि उनकी मुझे लगता था कि कोई बिल्डिंग, कोई कमरा, कोई होटल, कोई स्कूल, कोई घर मुकम्मल नहीं है अगर अतातुर्क की तस्वीर ना लगी हो। तो मैंने सोचा कि कायद-ए-आज़म की चंद तस्वीरें 2 3 4 ही हमारे पास दस्तयाब हैं, और उन्हीं को हम, अगर कोई जगह बच गई है जनाजा के लिए तो वही तस्वीर लगाई जाती है। जबकि मैंने अपने बचपन में सुना था कि कायद-ए-आज़म अपने ज़माने के मोस्ट स्टाइलिश और हैंडसम आदमी, बेशक बिल्कुल मोस्ट वेल ड्रेस्ड। तो मैं वापस आके 2004 में, और वहीं मेरी तरक्की हुई इस रैंक पे, एयर कमोडोर के रैंक पे। तो मुझे और ज़्यादा फ़ख्र भी लगा और थोड़ा सा मेरे पे कर्ज और महसूस हुआ कि मैं क्यों ना जिन्ना साहब के वो तस्वीरें जो उनकी स्टाइलिश हैं और मोस्ट वेल ड्रेस्ड तस्वीरें ढूंढूँ। ठीक। तो मैंने 7 साल तकरीबन सर्विस में रहते हुए एयरफोर्स में भी मैंने इजाज़त भी ली, और फिर मैं उनकी तस्वीरें और पोर्ट्रेट्स इकट्ठे करता रहा। और फिर जब मैंने कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई 400 के करीब कायद-ए-आज़म की लार्ज साइज़ की हैं तस्वीरें, लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फिर मुझे ये लगा कि ये तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट, कोई फटी पुरानी थी, कोई किसी की कलेक्शन से थी। फिर मैंने खुद भी सॉफ्टवेयर सीखा, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, जो लोग फेमिलियर हैं। सही। और खुद सीखने के बाद मैंने 2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंगेज किए, जिनको मैंने पर पिक्चर कहा कि मैं तुम्हें पेमेंट दिया करूँगा, हम इन तस्वीरों को ना सिर्फ रिकवर करेंगे बल्कि इनको ब्लैक एंड वाइट टू कलर करेंगे। और कलर करने का ये मकसद था कि नई नस्ल जो है वो ज़ाहिर है कलर्ड पिक्चर्स ज़्यादा कनेक्ट करती है। जब ये हो गया तो फिर मुझे लगा कि जिन्ना साहब को बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्शियल बनाया, और कंट्रोवर्शियल इंटेंशनली बनाया, कुछ अंदर पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर।
और उनका मकसद ये था कि जिना की क्रेडिबिलिटी को कम किया जाए, और हमारे अंदर जो रहने वाले थे वो यहाँ तक कहने लग गए कि जिना मुसलमान था कि नहीं था, अगर मुसलमान था तो शिया था कि सुन्नी था, अगर शिया था तो नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, तो हज कितने किए। तो हमने बहुत सारे एक सेगमेंट ने ये कोशिश की कि जिना को आवाम की, आम लोगों की नज़र में वो वक़्त ना बनने दी जाए। तो मैंने फिर इंटरनेशनल लीडर्स और इंटरनेशनल मीडिया के जो ट्रिब्यूट्स हैं जिना साहब के बारे में, इंटरनेशनल लीडर्स लाइक चर्चिल क्या कहता है जिना साहब के बारे में, नेल्सन मंडेला क्या कहता है, हैरी ट्रूमैन अमेरिका का सदर था, उसने क्या कहा उस वक्त। तो इस तरह के सैकड़ों, इस वक्त मेरे पास 200 के करीब कोटेशन लीडर्स हैं जिन्होंने जिना साहब को ट्रिब्यूट दिया, और इंटरनेशनल मीडिया के बारे में भी, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिना साहब के बारे में कहा, वो मैंने इकट्ठा किया। वहाँ से मैंने भी शौक हुआ कि मुझे कोई लेक्चर्स भी देने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि जो इतना डाटा इकट्ठा हो गया है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 12 साल से मैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, यूएसए, कनाडा में भी ये लेक्चर दे चुका हूँ। पाकिस्तान के शायद ही कोई शहर बचा हो जहाँ मैंने लेक्चर ना दिया। तो ये मेरा पैशन है। गुड सर। सर, सीने पे तमगा इम्तियाज़ और जो है सितारा रिसालत कैसे लगता है? सीना चौड़ा हो जाता है? सीना चौड़ा होता है लेकिन आप पे कर्ज और चढ़ जाता है। तो इस कर्ज को आपने किस तरह से जो है कर्ज एक उतारने की छोटी सी ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी। और ये मैं हर नई नस्ल के बच्चे को बताता हूँ और बताना चाहता हूँ आपके नाजरीन को भी कि ये अगर ये हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जी अगर मैं हिंदुस्तान में होता तो 5 स्टार होटल में भी होता तो बर्तन धो रहा होता। ऐसा ही है। ये मुल्क में मुसलमान होने की वजह से जो वक़्त या कदर जिना साहब की वजह से वसीले से हमें मिली, जी बिल्कुल ऐसे मेरे पे वो कर्ज है। और ऊपर से एक करोड़ों नहीं, मेरे ख्याल अरबों का जहाज मेरे हवाले किया जाता था रोज़ाना ऑलमोस्ट 30 साल तक। वो और ज़्यादा कर्ज होता है कि मेरी कौम ने इतना ट्रस्ट किया, और ऊपर से सितारा इम्तियाज़ और सितारा रिसालत भी मुझे नवाजा सदर पाकिस्तान ने। तो ज़ाहिर है एक मैं अपनी तौफीक के मुताबिक जब मैं यूनिफॉर्म में था एज ए फाइटर पायलट तो और तरह सर्व किया, और रिटायरमेंट के बाद अभी भी मेरा कर्ज ख़त्म नहीं होता। ये तो शायद कुछ बहुत छोटा सा हिस्सा शायद मैं कुछ बराबर कर सकूं। तो मैंने इसलिए एज अ मिशन या एज अ कॉज, मेरी वेबसाइट भी है www.myjina.com, और यही जिना साहब की और बहुत सारी स्टोरीज़ मैं एज अ कर्ज समझ के, मुझे अल्लाह ने इतना दे दिया है कि मैं आराम से बैठ के खा सकता हूँ, लेकिन मैं कर्ज समझ के कुछ अर्सा पहले, 6 महीने पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया खालिद चिश्ती के नाम से, और मैं जिना साहब की मोस्टली और इस तरह की पाकिस्तान के बारे में इंस्पिरेशन स्टोरीज उसमें डालता रहता। सर, आपने जिना साहब के बारे में और आपने थोड़ा सा यूथ का किया, बदकिस्मती कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, प्रेजेंट टाइम की जो हमारी यूथ हैं उसे हमारे हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, कुछ ज़्यादा वो जानते नहीं है। 23 मार्च को बस हमें यही पता है कि छुट्टी होती है और हम खुश हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यंग जनरेशन या यूथ को क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि पहले जाने के 23 मार्च था क्या। ठीक, 23 मार्च ये था कि उससे पहले मुसलमानों में बहुत अबतरी थी और कोई इत्तेफाक नहीं था। एक लीडर उठे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से, उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया कि कांग्रेस बहुत अच्छी जमात है लेकिन उसके अपने इंटरेस्ट हैं, और जब वो हम आज़ाद हो जाएंगे अंग्रेज़ों से तो शायद हम एक और गुलामी में चले जाएंगे, और वो होगी हिंदुओं की गुलामी। जब ये कायद-ए-आज़म ने ये जाँच लिया तो 1940 में लाहौर में मंटो पार्क में करारदाद के लिए सारे मुसलमान इकट्ठे हुए, और जो बच्चे बहुत कम जानते हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि ये 3 दिन तक रेजोल्यूशन पास करने के लिए मीटिंग हुई 22, 23 और 24 मार्च 1940। ऐसे ही ठीक हो गया। और ये आप पूछ सकते हैं कि फिर हम 23 मार्च क्यों मनाते हैं, और जबकि कॉन्फ्रेंस ये तो 22, 23, 24 क्यों थी। 22 तारीख को कायद-ए-आज़म ने पिछले टाइम तकरीबन 3 बजे के करीब खिताब किया लोगों से, कैसे 22 पहले दिन, और तकरीबन 2 घंटे पिन ड्रॉप साइलेंट अंग्रेजी में तकरीर की। किसी को समझ नहीं आती थी, ज़ाहिर है ज़्यादातर लोगों को। और ये आपने वो फेमस सुना होगा कि एक गरीब बंदा भी बैठा था और किसी अंग्रेज जर्नलिस्ट ने पूछा कि तुम्हें समझ आ रही है क्या कह रहा है, तो उसने कहा कि मुझे नहीं समझ आ रही, बस मैं तो मुझे ये पता है कि जो कह रहा है सही कह रहा है। 22 तारीख को कायदे में तकरीर की, 23 तारीख को रेजोल्यूशन पेश हुआ, 24 तारीख को पास हुआ। ऐसे ही पास हुआ, बिल्कुल ये हिस्ट्री। 23 इसलिए कहा जाता है कि 23 तारीख को क्योंकि पेश हुआ था, चाहे वो सिग्नेचर 25 लोगों की कैबिनेट मीटिंग थी, एक कैबिनेट बनाई गई थी जिन्होंने ये रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था। और शायद आपको और भी हैरत होगी जब मैं नई बात बताने लगा हूँ कि उसमें उस पूरी करारदाद के अंदर लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं था। लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं था जी बिल्कुल। उसमें थी करारदाद लाहौर। वो करारदाद लाहौर या लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से पास की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि हम एक आज़ाद मुल्क के लिए जद्दोजहद करेंगे, उसका नाम क्यों नहीं रखा गया। ठीक हो गया। ये जब ये हो गया सारा कुछ, तो ये भी हैरत होगी बहुत सारे नौजवानों को सुन के कि आज मैं कल मैं एक टीवी के चैनल पे इंटरव्यू रिकॉर्ड करा के आया, तो लोगों ने वहाँ मुझे कहा कि जी मीनार पाकिस्तान की जगह पे वो करारदाद पाकिस्तान हुई थी। वो समझ रहे थे कि मीनार पाकिस्तान पहले से मौजूद था और वहाँ पे लोग करारदाद के लिए इकट्ठे हुए, जबकि मंटो पार्क था। अब नाम इकबाल पार्क हो गया।
जो लोगों को हैरानगी होगी या थोड़ा सा अफसोस भी होगा, 1960 तक पाकिस्तान बनने के 13 साल बाद तक ये मंटो पार्क रहा और यहाँ कोई नामो निशान नहीं था कि कभी जलसा हुआ। 1960 में सदर अयूब खान ने सोचा कि यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट खड़ा किया जाना चाहिए एक उसकी याद में। उन्होंने एक मॉन्यूमेंट के लिए किया और उन्होंने दुनिया भर में डिज़ाइन के लिए फ्लोट किया कि कौन इसको कंटेस्ट करेगा। और पाकिस्तान में एक टर्किश शहरी थे जो 1950 में माइग्रेट हिजरत करके पाकिस्तानी बन चुके थे और वो आर्किटेक्ट थे बड़े मशहूर, उनका नाम था नसीरुद्दीन मुराद। और उनका डिज़ाइन अप्रूव हुआ और बहुत कम लोग जानते हैं कि फोर्ट्रेस स्टेडियम और कजाफी स्टेडियम भी उन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ सही नसीरुद्दीन मुराद का। और वो जब डिज़ाइन अप्रूव हो गया तो और ज़्यादा हैरत होगी कि जी इस हालत में मीनार पाकिस्तान ये 1968 में यानी 1968 में ये मुकम्मल हुआ था 7.5 लाख रुपया खर्च करके उस ज़माने के। ये इसकी हिस्ट्री है और ये वो दिन है जिस दिन मुसलमानों ने तहैया किया और तकरीबन 9 करोड़ लोग उस वक्त के जो हिंदुस्तान पूरे में मुसलमान रहते थे, जो कि तकरीबन 1/4 थे ऐसे ही पूरी पॉपुलेशन का आबादी का जी सगीर की पूरी पॉपुलेशन का 1/4 थे। उन्होंने अपनी राह मुतय्यन की कि हमें ये मुल्क चाहिए जिसकी याद में आज तक हम दिन मनाते हैं। ऐसे ही सर आपने कभी अपनी बातों में कहा कि जी हमने हिंदुओं की ग़ुलामी से जो है निजात दिला ली, लेकिन हिंदुओं की दुश्मनी से आज भी हम जो है ना उनकी दुश्मनी के उस पे हैं, ताक पे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इस काबिल है कि हम इंडिया का जो है ना के दान खट्टे कर सकते हैं या उनका जवाब दे सकते हैं? पाकिस्तान एयरफोर्स को दुनिया में कहाँ रखेंगे आप तो प्रेजेंट टाइम में? देखें दुनिया में कोई भी मिलिट्री खुद मिलिट्री पूरी और पर्टिकुलरली एयरफोर्स भी इसी में आ जाती है, अकेले कोई जंग नहीं लड़ते। ये कौम का जज्बा होता है पीछे, वही एक नस्ल तैयार करके एयरफोर्स के या मिलिट्री के हवाले करती है। वो उसी जज्बे के साथ जाते हैं। जब वो जज्बे के साथ जाते हैं वहाँ पे तो जाहिर है एक हमारे से पहले वाले लोगों ने मयार सेट किए होते हैं कॉम्पिटेंसी के या एक्सेलेंस के या एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग का सेट किया होता है। मैं जब एयरफोर्स में गया तो मैंने एयर मार्शल असगर खान, नूर खान, MM आलम, शहीद सरफराज रफ़ीकी उनके नाम सुने सही। उनके जब नाम की लाज रखने के लिए जितनी आपको मेहनत एयरफोर्स करवाती है या आप खुद अपने शौक में करते हैं वो स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। और ये आज का नहीं है, अब सबको याद है, अभी नई नस्ल को याद है अभिनंदन वाला केस जो 27 फरवरी 2019 को हुआ था। लेकिन हमारी नस्ल में नई नस्ल को शायद ये नहीं पता होगा कि 1959 में 1959 में हिंदुस्तान ने पहली वॉलेशन ईद वाले दिन की थी और ये समझ के की थी कि मुसलमानों ने 30 रोजे रखे हैं और भूख और प्यास के बाद आज ईद का दिन है, सेलिब्रेट कर रहे होंगे और शायद एयरफोर्स भी आज उसी तरह सो रही होगी या आराम कर रही होगी या जश्न मना रही होगी ईद उल फितर का। तो उस दिन उन्होंने जहाज़ भेजा था इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक जो सर्विलेंस करता है जासूसी का, और उस दिन पाक फ़िज़ाइया ने वो जहाज़ 1959 में भी मार गिराया। तो ये आज की बात नहीं है। उसके बाद हिंदुस्तान जंग शुरू होने से पहले एक अपने नैट तैयारा था हिंदुस्तान का, वो एक आया था 65 की जंग शुरू होने से पहले, वो फोर्स लैंड करवा लिया था पसरूट में। इसके अलावा एक ऑरेगन तैयारा था, वो कराची के पास इस तरह फोर्स लैंड करवाया था। तो मैं ये बताना ही चाह रहा हूँ कि हमारे पे ये कर्ज है इस कौम का बुनियादी तौर पे कि इस मुल्क के दिफा को ज़ाहिर है एक ऐसा नाकाबिल शिकस्त बनाया जाए। और याद रखिए कि जो मशीनें या जहाज़ ये इक्विपमेंट सारा कुछ नहीं करते, ये आपका जज्बा पीछे होता है, ट्रेनिंग होती है। और मैं मेरी तरफ से इस सब्जेक्ट पे आखिरी बात यह है कि ये रोज़ाना आपको अपने लिए अहद करना होता है। जब ये मिसाइल अभी विंग कमांडर स्क्वाड लीडर हसन ने और विंग कमांडर नुमान ने फायर किया तो यकीन करें कि उसके अंदर वो मिसाइल 15 सेकंड या 20 सेकंड में दुश्मन के तैयारे को जा लगता है। तो अगर कोई आप पूछें किसी से कि ये जहाज़ कितनी देर में मारा गया था तो जाहिर है वो कोई कह सकता है कि 20 सेकंड में, लेकिन वो 20 सेकंड में जहाज़ नहीं मारा गया, वो 10 या 15 साल की उन दोनों नौजवान अफसरों की ट्रेनिंग थी, पैशन था, कमिटमेंट थी, जो अपने आप को उस लम्हे के लिए तैयार करते रहते हैं कि जब ये मौका आया तो वो जो 1 सेकंड में मैंने यस करना है वो हिंदुस्तान के पायलट से पहले करूं, क्योंकि मिसाइल उसके पास भी वही है और उसकी रफ्तार। तो वो जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, जो आपको ये बताती है कि यस नाउ और नेवर। जिस प्रोफेशन से मैं आया हूँ मैं हर एक को ये बताता हूँ कि याद रखिए कि मेरी फील्ड में रनर्स अप कोई नहीं होता। बिल्कुल, यू हैव टू बी द चैंपियन। रनर्स अप अभिनंदन था ऐसा ही है बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इसमें ये नहीं होता कि गोल्ड मेडल आपका तो फिर हम चाय भी पिलाते। जी चाय पिलाते उसके लिए वो कप नहीं होता पर चाय होती है। तो ये याद रखिए कि रनर्स अप कोई नहीं होता। तो जिंदगी में हमें भी नई नस्ल को यही चाहिए कि यू मस्ट ट्राई एंड एम टू बी चैंपियन, बजाय इसके कि रनर्स अप दुनिया में नहीं होते वो। ऐसा 30 साल की खिदमत है, काफ़ी बड़ा अरसा है, एक पूरी उम्र है। तो मैं चाहूँगा कि एयरफोर्स का कोई ऐसा वाक़या जो आप हमसे शेयर करें और जो कि हमारे लिए भी एक ऐसा हो कि जिसे हम भी कुछ सबक। कोई एक नहीं है जी, ये तो पूरा करियर एवरी डे जब आप जहाज में टेक ऑफ करके जाते हैं तो क्या एहसास होते हैं, क्या जज्बात? एहसास आपको देखें बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसा समझें कि कफन बांध के चल जी
कोई पता नहीं। उसमें देखिए ये एवरी डे जब आप जाते हैं तो तकरीबन 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपसे 3 फुट पीछे शुरू जल रहा होता है, बिल्कुल इंजन चल रहा होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एवरी डे आप टेक ऑफ करते हैं, आपकी सीट इजेक्शन लगी हुई है नीचे और आपको ये पता नहीं होता कि लैंडिंग सेफ होगी कि नहीं है, लेकिन आपका एक ज़ाहिर है पॉजिटिविटी होती है तो तभी आप कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस करते हैं। और एवरी मिशन जो एवरी लीटर आप खर्च कर रहे होते हैं वो आपको ये आप पे कर्ज होता है, इस मुल्क ने आप पे खर्चा किया होता है या आपको टैक्स पेयर्स पैसे देते हैं तब ये मिलिट्री का डिफेंस होता है। तो मेरे हिसाब से एवरी डे हमारे पे ये लाजिम होता था कि ये सोचें कि हम यहाँ एक नौकरी के लिए नहीं आए। ऐसे ही दोनों में फ़र्क है, एक अगर मैं एक जॉब सीकर के तौर पे एक नौकरी करता हूँ और एक मैं अपने पैशन से करता हूँ। और हम एक दूसरे को मजाक किया करते थे कि हमें फाइटर जहाज भी दिया जाता है और फिर तनख्वाह भी मिलती है। ऐसे ही मतलब हम समझते थे कि बहुत बड़ा प्रिविलेज है, बहुत बड़ा ऑनर है कि आपको फाइटर जहाज दिया जा रहा है, आप कॉम्बैट में उड़ते हैं, आप सुपरसोनिक से भी डबल स्पीड ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड उड़ते हैं, लेकिन हमें उसकी तनख्वाह भी मिलती थी, हम बड़े खुश होते थे। सर ये कैसे आपके जहन में ख्याल आया? पहले तो आप जनाब मुल्क की हिफाजत कर रहे थे, दुश्मनों से मुल्क को बचा रहे थे, और आज आप हमारी कौम को जो है आपने जो बिजनेस शुरू किया है तो आज उनको आप फूड दे रहे हैं ठीक है ना, बिल्कुल आप एंड पे आके तो आप फीडिंग कर रहे हैं। तो कैसा आपको ये ख्याल है आपका बिजनेस के बारे में थोड़ा सा? देखिए दुनिया में मेरा बिलीव ये था और मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि जब आप दुनिया में आए जी, मुझे सितारा बसालत और सितारा इम्तियाज़ आखिरी 2009 में मिल गया था। सही। तो अगर 2009 में मैं ये समझूँ कि मैंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया दुनिया में आने का, मेरी रेलेवेंस दुनिया से ख़त्म हो जाती है। मैं एयर कमोडोर रैंक से रिटायर हो गया तो मैं कहता कि अब मैं क्या करूँ, आया मैं काउंटडाउन शुरू कर देता कि जितने सांस रह गए मैंने खाना पीना है और बोझ रहना है ज़मीन पे। सही है। मेरे पे लाजिम है, और मैं यंगस्टर्स जो देख रहे हो आपको उनको भी ये मशवरा दूंगा या उनसे कहूँगा कि ज़िंदगी में इस दुनिया में अपने होने का एक सिग्नेचर छोड़ के जाए। ऐसे ही दुनिया में आप पैदा हुए, कितनी रेलेवेंस आप पैदा करते हैं दुनिया इस तरह याद रखती है। जिन्ना ने क्या रेलेवेंस की उसको इसलिए याद रखा जा रहा है। 6-7 अरब की आबादी है इस दुनिया की। आया हम में से जो 22 करोड़ हम लोग हैं, हम ये सोचते हैं कि हम पैदा हुए हैं, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब मेरी दुनिया से जाने का वक्त आएगा तो ये मैं वन ऑफ द ह्यूमन बींग्स या अरबों इंसानों में से एक इंसान होऊंगा या दुनिया मेरे सिग्नेचर इस ग्लोब के ऊपर जो कुर्रा अर्ज़ पे मेरे कोई सिग्नेचर होंगे जब मैं चला जाऊँ, तो हमें उसके लिए काम करना चाहिए बुनियादी तौर पे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद मुझे ये नहीं करना चाहिए कि मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर हो गया कि मैं एयरफोर्स में सर्व कर लिया। मेरे लिए रेलेवेंट रहना चाहिए मुझे, और दुनिया में आखिरी वक्त तक जब तक अल्लाह ताला ने सेहत और एनर्जी दी हुई है मुझे काम करते रहना चाहिए। 23 मार्च का ये दिन, इसके हवाले से कोई पैगाम व्यूअर्स को, यूथ को स्पेशली? मैं बहुत बड़ा इस तरह इंसान नहीं कि मैं व्यूअर्स को एक पैगाम दूं, लेकिन मैं ज़ाहिर है मैं उम्र में और तजर्बे में थोड़ा सा ज़्यादा खिदमत दी हैं तो मेरे ख्याल से वो मैं ये कहूँगा कि अपने मुल्क को ऑन करें। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मुझे जो लगता है कि हम ओनरशिप नहीं करते। हमारे ऊपर अंग्रेज हुक्मरान थे और उसके बाद जो हुक्मरान आए लोगों ने ये समझा कि ये उन्हीं की एक्सटेंशन है। वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए और लोग उनको ओन नहीं करते बिकॉज वो समझते हैं कि ये तो ऊपर से हैं। और इसीलिए आप नोट करें कि शायद हम जितनी ओनरशिप हमें मुल्क को देनी चाहिए, शाम को टेलीविज़न पे बैठ जाएं हम सिवाय अपने मुल्क को क्रिटिसाइज़ करने के कुछ नहीं करते। हमें अगर बॉर्डर पार की चीज़ें नज़र आएँ तो हम प्रेफर करके उनको ले लेते हैं। मेरी बहन या बेटी की रुखसती हो तो मैं बॉर्डर पार का गाना रुखसती पे लगता है, आप याद करके मुझे बता दें कि कब पाकिस्तानी गाना चला हो। ऐसा ही बिल्कुल। इश्तिहार अगर आपने चाहे वो मच्छर मारने की दवाई का करना है, चाहे दूध का देना है, चाहे कोई है, चाहे लॉन का है, तो आप बॉर्डर पार की एक्ट्रेस को बुलाते हैं मॉडल को, जबकि 11 करोड़ फीमेल यहाँ भी है हमारे पास। दुनिया में 11 लाख की पॉपुलेशन के भी मुल्क हैं। हमारे मुल्क में 11 करोड़ फीमेल हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अगर मॉडल बाहर की तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। मेरे हिसाब से अगर मॉडल की बाहर किया तो मुझे शर्म आती है कि मैं अब ये क्यों लूँ, मेरे मुल्क की कोई औरत क्यों नहीं ये बेच सकी। ये कैसे होगा सर? तो ऐसे होगा कि हर बंदा अपनी अपनी जगह पे ओन करे उस चीज़ को। आप अपनी चीज़ को ओन करें कि मेरा मुल्क है, मैं अपना ऑन करूँ। नेगेटिविटी शाम को टीवी ऑन कर लें, छोटी से छोटी खबर सारा दिन आप नेगेटिव चलाते रहते हैं। जो यहाँ बाहर के लोग आते हैं वो हैरान होते हैं कि यार मैं बाहर जाता हूँ, मैं कनाडा अमेरिका इधर उधर जाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो एक भैंस को कोई छोटी मार रहा हो तो सारा दिन वो भैंस को दिखाते रहते हैं, या औरत ने कोर्ट में अपने हस्बैंड को थप्पड़ मार दिया तो सारा दिन वो थप्पड़ दिखाते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ दुनिया में भी ये होता है, लेकिन सारा दिन हम ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलाते सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज़। तो इसलिए कि हम ऑन नहीं करते, हम समझते हैं कि ये सनसनीखेज़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जहाँ जाता हूँ मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई सारा दिन पॉजिटिव नहीं हुआ जो आप दिखा सकें। उस मुल्क में कुछ नहीं हुआ, अगर एक औरत को थप्पड़ या औरत ने मर्द को थप्पड़ मारे तो उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। सर हज़ारों बल्कि लाखों ऐसे काम होते। ठीक है, खालिद चिश्ती साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने खालिद साहब
की गुफ्तगू सुनी और बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू थी। स्पेशली मुझे ये गुफ्तगू बहुत पसंद आई कि हम अपने मुल्क को ऑन करें। जब तक हम इस मुल्क को ऑन नहीं करते तो ये मुल्क हमारा कहला ही नहीं सकता। तो नादरीन, आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।